इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स क्या होता है। तो देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस जब किया जाता है तो हमें कुछ ना कुछ यूनिट को जो है वो डिफाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आप अगर मास को मेज़र कर रहे हैं, मास को, तो आप उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, केजी में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, वो होता है सेकेंड। ऐसे ही अगर मान लो सपोज करो अगर हमें डिस्टेंस मेज़र करना है, कहीं डिस्टेंस जहाँ पे हम कहते हैं लेंथ मेजरमेंट हो रहा है, लेंथ का मेजरमेंट हो रहा है, तो हम उसको बोलते किस में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो हम फंडामेंटली यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करते हैं, या डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र करते हैं, या फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। ठीक है। इस तरीके से मान जो अगर सपोज करो हम अगर करंट को मेज़र करते हैं तो करंट को हम एम्पियर मेज़र करते हैं। तो ये जो यूनिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में है क्या। ठीक है। तो इसमें जो यूनिट्स बेसिकली होते हैं, देखो दो तरीके के यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला तो होता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स वो फिजिकल यूनिट्स होते हैं जो बेसिकली किसी से डिराइव नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। नॉट डिराइव्ड फ्रॉम अदर यूनिट, किसी अदर यूनिट से डिराइव नहीं होते। ये एक इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं। इंडिपेंडेंट यूनिट होते हैं और फर्दर आप इस यूनिट को ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। आप मोर सिंपलर फॉर्म को आप मतलब जो ये यूनिट होती है उसको कैन नॉट बी फर्दर रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट। सो यू कैन नॉट, ओके सर। यू कांट रिजॉल्व इनटू मोर सिंपलर यूनिट। तो वो सारे यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। जैसे जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं ये सारे, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं। जैसे मास हो गया, आपका टाइम हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं और ये डिराइव नहीं किए गए हैं। जो सेकेंड यूनिट्स हमारी होती है उसे कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट वो सारे फिजिकल यूनिट्स होते हैं, क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं जिसको बेसिकली फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किया जाता है। यानी यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स और उसके थ्रू मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिराइव करूँगा। जैसे मान लो स्पीड है तो स्पीड को मैं डिराइव करूँगा विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट। तो ये क्या है, इसको एक बार लिख लेते हैं कि ऑल द अदर्स फिजिकल यूनिट्स which can be expressed in terms of the fundamental unit are called derived unit। ठीक है। जैसे मान लीजिए स्पीड है, तो अब स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हम पढ़ते हैं। तो डिस्टेंस को किसे मेजर करते हैं? मीटर। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो देखिए ये जो स्पीड की जो यूनिट है, स्पीड या वेलोसिटी अगर मैं बोलूँ, वेलोसिटी बोलूँ, तो स्पीड और वेलोसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर पर सेकंड में। ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है किसमें? फंडामेंटल यूनिट पे। अगर मुझे एक्सेलरेशन की यूनिट लिखनी है तो मैं लिखूँगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मुझे वॉल्यूम की यूनिट लिखनी है तो मैं लिखूँगा मीटर क्यूब। तो बेसिकली ये यूनिट्स हैं क्या? ये डिराइव्ड यूनिट हैं। एक्सेलरेशन में मीटर भी यूज़ हो रहा है, सेकंड भी यूज़ हो रहा है, यानी मैं मास का भी मेजरमेंट कर रहा हूँ, टाइम का भी कर रहा हूँ, है ना। डिस्टेंस का कर रहा हूँ और टाइम का कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे देखिए वॉल्यूम में मैं मास को यूज़ कर रहा हूँ 3 टाइम्स। आप जो है सॉरी लेंथ को मेज़र कर रहे हैं, लेंथ मतलब लेंथ इंटू बिड्थ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो आपका क्या हो गया? मीटर क्यूब, है ना। तो ये क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। इसको लिख लीजिए एक बार। ये समझ में आ रहा है मोहित? यस सर। हम्म।
बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। अब जो आपका टॉपिक है वो है डायमेंशनल फार्मूला एंड फर्दर हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहले हम फंडामेंटल डायमेंशनल एनालिसिस की बात करते हैं। कुछ बेसिक्स जो है डायमेंशनल फार्मूला हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ मास। देखिए मास जो होता है, जिसको हम केजी में, इसका यूनिट केजी होता है, उसको हम डायमेंशनल फार्मूले में लिखते हैं विद इन ब्रैकेट कैपिटल एम। जो लेंथ यानी मीटर की अगर हम बात करेंगे, मीटर की, ठीक है, ये लेंथ का मेजरमेंट है, तो यहाँ पर इसको हम बेसिकली डिनोट करेंगे एल से। और जहाँ हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम को जिसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं, सेकंड इसका यूनिट है, उसको हम डिनोट करेंगे टी से। यानी अभी हम केवल बेसिक एम एल टी फॉर्म में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको डिराइव कर सकते हैं, उसको हम एम एल टी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक करके क्वांटिटी समझते जाते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और उसको एम एल टी फॉर्म में कन्वर्ट करते जाते हैं एज पर देयर यूनिट। ठीक है, जैसे मान लो पहला अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए एरिया है। अब एरिया मुझे पता है कि ये होता है लेंथ इंटू बिड्थ, दोनों ही क्या हैं, मेजरमेंट है डिस्टेंस के, तो हम लेंथ को लिखेंगे मीटर इंटू मीटर। ठीक है, अब मीटर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं? लेंथ में, या एल से, कैपिटल एल। तो ये कैपिटल एल इसकी वजह से हो गया, और एक कैपिटल एल इसकी वजह से हो गया। देखिए ये, तो कैपिटल एल इंटू कैपिटल एल, यानी कि मेरा जो एरिया का डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा एल स्क्वायर। यानी एरिया को अब मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा? एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूँगा। ये मेरा एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? यस मोहित? यस सर, क्लियर है ये। ठीक है, ऐसी देखो, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम सेकंड है वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ इंटू बिड्थ इंटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो हर सबको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ में। तो ये देखिए कैपिटल एल कैपिटल एल कैपिटल एल, सारे यूनिट हैं। तो देखिए 8 से वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया? वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला बन गया एल क्यू। ठीक है, ये मेरा डायमेंशनल फार्मूला हो गया वॉल्यूम का। विद इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट किया जाता है डायमेंशनल फार्मूला को। अगर ब्रैकेट हटा देंगे तो कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं रहेगा, तो हमेशा आपको बड़ा ब्रैकेट लगाना है और साथ में अंदर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक है, थर्ड है, थर्ड आपको लिख देता हूँ, आपको मेज़र करना है, मान लीजिए स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड, थर्ड क्वांटिटी मान लीजिए स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए स्पीड और वेलोसिटी हम जानते हैं इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर लेंथ का मेजरमेंट है तो मैं लिखूंगा एल। मीटर पर सेकेंड है, सेकेंड टाइम का मेजरमेंट है, लिखूंगा टी। तो इस टी को ऊपर ले जाओ, यहाँ देखो पावर 1 है, तो जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एल टी माइनस 1। यानी कि 8 से स्पीड और वेलोसिटी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? एल टी माइनस 1। ठीक है, फोर्थ देखिए एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? एक्सेलरेशन को, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ का मेजरमेंट है, ठीक है, एल लिख दिया। सेकंड जो है वो टाइम का मेजरमेंट है, तो एस का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इस टी को ऊपर ले जाइए तो एक्सेलरेशन को का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा एल टी माइनस 2। एल टी माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, ये ऊपर जो था मेरा स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला था। बात समझ में आ रहा है मोहित? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन के बाद देखिए हम फिफ्थ निकालेंगे अब, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स, देखिए फोर्स होता क्या है? आपने पढ़ा होगा न्यूटन सेकंड लॉ में, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मास, ये देखिए ये मास है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। ये देखिए मास अगर होगा तो कैपिटल एम, और ये देखिए ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब एल टी माइनस 2, तो ये हो गया एल टी माइनस 2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना है एम एल टी माइनस 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि ज़्यादातर यूनिट जो होते हैं वो फोर्स से डिराइव किए जाते हैं फिजिक्स में। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, एम एल टी माइनस 2, क्योंकि ये एम एल टी माइनस 2 है ना, बहुत जगह यूज़ होगा। आप देखोगे आगे चलते जाओगे, हर जगह फोर्स एनालिसिस है, फोर्स फोर्स फोर्स, तो एम एल टी माइनस 2 ज़्यादातर जगह यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। लिख भी लिया होगा? यस सर। ठीक सर है। ये लिखे हुए हैं, मैंने अर्जुन ने भेजे थे ना। अच्छा, लिखे हुए तो वेरी गुड। चलो तो फिर एक बार समझ, इसको समझ लो एक बार, है ना, कि क्या था Yes, एक्चुअल sir. में। ये मतलब उस समय तो लिख लिया, समझा लिया अर्जुन ने, मतलब भेज दिया। अब क्या है, कैसे निकला है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप एक बार समझते जाइएगा। अब Okay, देखिए sir. जैसे मान लीजिए वर्क है, ठीक है,
वर्क है। अब वर्क क्या होता है, हमें पता है वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस बोलते हैं उसे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, अभी हमने देखा फोर्स की यूनिट होती है MLT-2, बोलना नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एक तरह से डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला है, तो ये हो गया L। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे L और L से तो क्या हो जाएगा ML²T-2। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ML²T-2। ठीक है, बात समझ में आ यस रहा सर। है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अगर ये आपका हो गया ML²T-2, तो नेक्स्ट है आपका वर्क के बाद हम करते हैं वर्क हो गया वर्क के बाद। अच्छा देखो वर्क जो है, यहाँ पे एक चीज़ और समझा दूँ मैं। देखिए वर्क जो है उसका डायमेंशनल फार्मूला अगर ML²T-2 है। देखिए वर्क क्या है, वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क यूनिट जूल होती है, हमें पता है वर्क यूनिट भी जूल होती है। और चूंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो जितनी भी एनर्जी वाली क्वांटिटी होंगे उसका यूनिट भी जूल होगा। तो अगर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ये है ML²T-2, तो जितनी भी एनर्जी होंगे उन सबका फार्मूला भी सेम ही होगा ML²T-2। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv², ये फार्मूला होता है। अब देखो जब हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करते हैं तो ये देखो ये कांस्टेंट है, 1/2 जो है वो कांस्टेंट है। और हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की, तो हम किसी भी कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करते, हम केवल यूनिट देखते हैं। यूनिट में क्या है, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल M। और वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी क्या होता है LT-1। पीछे हमने देखा है कि देखिए ये देखिए वेलोसिटी का क्या होता है LT-1 यस होता है। सर। तो LT-1 होता है तो यहाँ लिख दिया LT-1, लेकिन उसका स्क्वायर है, तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए M तो ऐसे ही रहेगा, और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा L² L²T-2। तो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा ML²T-2। ठीक है, तो जो आपका यस काइनेटिक सर। एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन गया ML²T-2। ठीक है। यस सर। अच्छा बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो ये भी सर ये जो हाँ, वर्क है और ये जो काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के फॉर्मूले सेम है सर। फार्मूला कहाँ सेम है, डायमेंशनल फार्मूला सेम है। हाँ यूनिट से फार्मूला तो ये है, इसका अलग है ना, इसका फार्मूला ओके अलग सर। है, इसका फार्मूला अलग है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। लेकिन जब इसका यूनिट बात करेंगे, यूनिट तो सबका जूल ही होता है, इसका भी जूल होता है, इसका भी जूल होता है, इसलिए यस इनका सर। डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा। ओके सर जब जी। आप निकालेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला आपको सेम मिलेगा, क्योंकि दोनों ही एनर्जी का फॉर्म है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फार्मूला mgh होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, यस सर। 9th क्लास में पढ़ा होगा, मास इंटू जी इंटू एच। और ये जी क्या है, ये है ग्रेविटेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन आ गया ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था क्या था LT-2, वही मेरा जी का भी फार्मूला होगा LT-2। अब इस कॉन्सेप्ट से मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ये देखिए मास है, मास को लिखूंगा कैपिटल M। एम। ये देखिए एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या लिखूंगा LT-2। LT-2। और ये हाइट है यानी डिस्टेंस का मेजरमेंट है, इसका मतलब इसको लिखूंगा लेंथ L। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई यस कर सर। देंगे तो M, ये देखिए L से L का मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा L²T-2। तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मिल गया मुझे ML²T-2। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी एनर्जी होंगे उन सबका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ML²T-2 ही होगा। ठीक है ना। ओके सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रेशर की। प्रेशर तो देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया को हम प्रेशर कहते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा। इसको थ्रस्ट एक तरह से फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, तो क्या फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। अच्छा देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, हमें पता है MLT-2 कहा था, भूलना नहीं, है ना। और एरिया क्या होता है, अभी देखा मैंने सबसे पहला डेरिवेशन मैंने एरिया के किया, L², है ना। ठीक है ना, L2 मान सकते हैं। ये देखो एक L से तो एक L कैंसिल कर दो, अब ये L ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, M तो ऐसे ही है L-1T-2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हो गया ML-1T-2। बात समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं। प्रेशर के बाद हम बात करते हैं पावर की। पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा,
तो पावर होता क्या है, पहले हम समझते हैं फंडामेंटल चीज़ की पावर होता क्या है। तो पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को मैं बोलता हूँ पावर। अब वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, अभी देखा था, एनर्जी है ml² T-2, और टाइम में क्या होता है टी। टी अभी टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 रहेगी, माइनस और यहाँ -2 माइनस ऑलरेडी है, तो बन जाएगा टी की पावर -3। तो हो गया सर ml² T-3। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, पावर डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml² T-3। ठीक है, ओके सर बात समझ में आ रही है आपको यस सर कि किस तरीके से हम निकाल रहे हैं। अब देखिए एक टर्म है, वो है कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ से आया, आपको पता होगा कि दो मास होते हैं m1 m2, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दो मास के बीच में। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप हटाते हैं तो आता है कैपिटल जी, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r²। यहाँ से देखो जी का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो जी होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो फोर्स का r से मल्टीप्लाई होकर FR² हो जाएगा डिवाइड बाई m1 इंटू m2। अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए, क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, mlt-2। ये हो गया फोर्स का। ये r क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब l का स्क्वायर कर दिया हमने, क्योंकि r का स्क्वायर तो l²। ये मास है दोनों, मास का मतलब m और m है ना, सही है। यस सर अब देखो एक m से एक m कैंसिल कर दीजिए आप, तो g का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, mlt फॉर्म होता है ना। तो पहले m लिखा है तो हो गया m की पावर m-1 ठीक है ना, m-1। अब देखो l का क्या हो गया, l³ हो गया, देखो l का 1 यहाँ, पावर 1 यहाँ, स्क्वायर यहाँ पर है, मल्टीप्लाई sir. होगा तो क्यूब हो जाएगा T-2। तो ये हो गया m-1 l³ T-2। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला। बात समझ में आ रहा है, यस और नो। यस सर ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये बताया आपको कि जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको डिराइव किए जाते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी टर्म हैं, वो भी देख लेते हैं। पावर मोमेंट देखते हैं, मोमेंट क्या होता है। तो देखो मोमेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम लोग एक टॉपिक कर रहे थे किसका, जब क्या बोलते हैं कहीं ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है प्लेस मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। इक्वल अपोजिट फोर्स क्या करता है, कपल जनरेट करता है, और उस कपल के थ्रू क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है। तो मोमेंट बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें मोमेंट की, तो बेसिकली मोमेंट को हम टॉर्क भी बोलते हैं, और इसे बोलते हैं टॉर्क भी बोला जाता है। तो मोमेंट और टॉर्क एक ही चीज़ है, और इसका फार्मूला होता है फोर्स जो लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मोमेंट होता है या टॉर्क होता है, उसका जनरल फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब r, F इंटू आर। इससे हम टॉर्क या मोमेंट निकालते हैं। तो अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, mlt-2। ये मुझे पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये होता है। और r क्या है, r भी है, लेंथ है, रेडियस है, मतलब रेडियस सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये क्या हो जाएगा टॉर्क का। तो टॉर्क का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो हो जाएगा m, ये देखिए l और l का मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा l² T-2। तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ml² T-2। ठीक है, ओके सर अब इसके बाद देखिए आपको बता दें इम्पल्स क्या होता है। मोमेंटम पहले पढ़ लेते हैं, मोमेंटम फिर इम्पल्स। मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मैं बोलता हूँ मोमेंटम। अब देखो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से, और वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी होता है LT-1। ठीक है जी, तो मोमेंटम का जो फार्मूला हो गया, स्मॉल p है, ये कैपिटल P नहीं है, वो हो गया mlt-1। तो ये हो गया मेरा मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं इम्पल्स। हालांकि तुम्हारा टॉपिक जो है बड़ी जल्दी से कवर करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आइडिया आप ले लीजिए, क्योंकि कोर्स काफ़ी आगे चला गया है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मोमेंटम के बाद बात करेंगे इम्पल्स की। इम्पल्स, तो इम्पल्स बेसिकली होता क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम को बेसिकली मैं बोलता हूँ इम्पल्स। और ये निकाला कैसे जाता है, देखिए हमको पता है
न्यूटन का सेकंड लॉ से, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालते हैं, एम वी माइनस यू, ये चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, डिवाइड बाई टी, इसे कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एफ इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, और इसको बोलते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम को बोला जाता है इम्पल्स। तो जो मेरा इम्पल्स है, जे से डिनोट करते हैं, वो क्या हो गया, एफ इंटू टी। एफ इंटू टी क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का, एम एल टी माइनस टू, ये तो हो गया फोर्स का। और ये क्या, टाइम का, टी। तो देखो एक टी की पावर 1 है या टी की पावर माइनस टू है, तो जुड़ेगा तो माइनस टू प्लस वन का मतलब माइनस वन आएगा। तो मोमेंट, तो इम्पल्स का फार्मूला बन गया एम एल टी माइनस वन। ठीक है, ब्रैकेट में रखेंगे इसे, ये सारे डायमेंशनल फार्मूले ब्रैकेट में रखे जाते हैं। ये हो गया इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ गया? यस सर। यहीं पे देखिए एक और टर्म देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है तो फ्रीक्वेंसी, तो ये वन टाइम का टी ही होगा, तो टी की पावर माइनस वन। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला, टी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक यूनिट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए डायमेंशनल फार्मूला का। अब हम बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना, इनका एप्लीकेशन, तो ये सारे फार्मूले जो हैं मैंने आपको बता दिए। एक तरफ से ये बताया क्या ये हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, किस तरीके से यूनिट निकालेंगे। तो मैंने आपको कुछ यूनिट्स के बारे में बताया, फिर बताया कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और कुछ डिराइव्ड यूनिट होते हैं। फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फर्दर छोटे यूनिट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और ये किसी से डिराइव नहीं होते हैं, है ना, इनका अपना ओन एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन डिराइव्ड यूनिट जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करते हैं। तो ज़्यादातर हम फिजिकल क्वांटिटी जिसमें यूनिट निकालते हैं दो फंडामेंटल क्वांटिटी के या तीन फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके, तो उसे हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी देखा सारे बहुत सारे टर्म्स के, जैसे एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर, पावर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मोमेंट, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम एंड इम्पल्स। तो ये कुछ बेसिक हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला देख लिया है। अब इन सब का यूज़ करके हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये आपने लिख लिया है, ये भी एप्लीकेशन लिख लिया है? नहीं सर, मैंने बस ये 14 पॉइंट्स ही लिखे थे सीक्वेंस। चलिए, तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? देखिए यहाँ पे हम तीन चीज़ें समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सेकंड है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप, एंड थर्ड है टू डिराइव अ रिलेशनशिप। तो एक करके समझेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू चेक द करेक्टनेस of a given physical relation. Second, to convert a physical quantity, to convert a physical quantity from one system to another system. एंड थर्ड इसमें है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन, टू डिराइव अ रिलेशनशिप between different physical quantity, different physical quantity। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन, हमें तीन एप्लीकेशन देखना है डायमेंशनल एनालिसिस के। पहला है टू चेक द करेक्टनेस, कोई फार्मूला जो है, जो भी अब तक हम लोग फिजिकल रिलेशन पढ़े हैं, क्या वो करेक्ट फार्मूला है या नहीं, वो देखेंगे पहले एप्लीकेशन में। सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे मान लो एसआई यूनिट है, उसको कैसे हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट यानी सीजीएस हो गया या एफपीएस हो गया उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे में हम क्या करेंगे,
डिराइव करेंगे रिलेशनशिप, यानी फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। अगर हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी तो हम फार्मूला बनाएंगे इसमें और देखेंगे कि जो फार्मूला एग्जिस्ट करता है वही फार्मूला हम लोग भी डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है मोहित? यस सर। तो सबसे पहला इसमें कवर करते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, first application to check the correctness of a given physical relation। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि जो भी रिलेशन अब तक हम लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, क्या वो सही है या फिर वो गलत है ना। तो अगर जो गलत होगा उसको हम लोग बोल देंगे गलत है और जो सही होगा उसको बोल देंगे सही है। तो जैसे मान लीजिए कैसे चेक किया जाता है, जैसे मान लीजिए मैंने सर जो हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े वो चेक करेंगे हम? नहीं, जो फार्मूला हमने पढ़े हैं, जैसे आप अपने साइंस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला V=U+AT। अब ये एक इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन सही है या गलत है ये चेक करना है मुझे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। ओके सर। तो उसमें करना क्या होता है, देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर ये राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर हो गया, इसका मतलब मेरा इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है ना? यस। जैसे मान लीजिए उसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लो मैंने आपको बोला कि 3 kg + 9 kg, 3 kg + 9 kg आंसर किस में आएगा? केजी में आएगा ना, 12 kg। यस सर। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये u है, सपोज कर लेते हैं, चलो ये u है, ये 80 है =v, तो सबका देखो डायमेंशनल फार्मूला सेम है, ये देखो। यस सर। क्योंकि आप एक चीज़ समझिएगा, जब दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड होती हैं जब उनका यूनिट सेम होगा। जैसे अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आपको जोड़ना है 4 kg + 6 kg, तो आप तुरंत जोड़ देंगे और बोलेंगे सर ये तो 10 kg होगा। लेकिन अगर मान लो मैंने आपसे ये कह दिया कि आपको जोड़ना है 4 kg एंड प्लस 3 मीटर, अब जोड़ो, तो तुम जोड़ ही नहीं पाओगे, बोलोगे सर क्या आप बात कर रहे हैं, 4 kg में 3 मीटर कैसे जुड़ जाएगा। तो कभी भी अगर हम जोड़ने की बात करते हैं या सब्ट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो हमेशा सेम क्वांटिटी ही जुड़ते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ रही है ना, ऐड हो रही है, इसका मतलब इनकी डायमेंशनल फार्मूला जो होगा सेम आएगा ही आएगा। हम अभी चेक करेंगे तो ये क्या होगा, तभी ऐड होगा, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक है, अगर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है, मान लो मैंने किया 12 kg -3 kg, अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आराम से सब्ट्रैक्ट होकर 9 kg आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि लिखो 12 kg -12 मीटर, तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमेशा सेम क्वांटिटी ही ऐड होती है, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होती है। ये हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमेशा उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी का। लेकिन ये अगर हम बात करें डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी कि आपका सेम यूनिट हो। क्यों, देखिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि स्पीड निकालना है, तो स्पीड में क्या है, मीटर/सेकेंड। अब मीटर और अलग यूनिट है, सेकंड अलग यूनिट है, लेकिन मीटर/सेकंड हम लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही मान लो हमको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट है मीटर, तो वर्क यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो डिफरेंट यूनिट का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, दो डिफरेंट यूनिट का डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन एडिशन नहीं कर सकते आप, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो इसी के हेल्प से अब हम पढ़ेंगे, चेक करेंगे करेक्टनेस। ठीक है, तो करेक्टनेस के लिए मैंने आपको बताया कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1। क्या होता है, LT-1। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड का जो डायमेंशनल फार्मूला है U का और क्या है AT का, इनका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा। तो U क्या है, U इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी तो वेलोसिटी ही है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका भी वेलोसिटी है, इसलिए भी LT-1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब AT देखो, A इंटू टी मुझे चेक करना है, क्या है इसका भी डायमेंशनल फार्मूला LT-1 आता है। A क्या है, एक्सेलरेशन, LT-2, और टाइम क्या है, T टाइम है, तो क्या T मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा,
एल टी माइनस वन। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए Yes, ये भी sir. एल टी माइनस वन है, ये भी एल टी माइनस वन है, तो ये दोनों, ये सब मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड Yes, sir. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये क्वेश्चन है इट इज डायमेंशनली करेक्ट। बात समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है। अब इसी में देखिए एक दूसरा फार्मूला चेक करते हैं। दूसरा फार्मूला भी आपने पढ़ा होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, पढ़ा है? Yes, sir. उसी का दूसरा दूसरा फॉर्मूला. फार्मूला है, ये तीसरा बल्कि इक्वेशन होता है। तो ये टू Yes, है, sir. टू जो है ये एक कांस्टेंट है। तो हमने बताया है कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो हम कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते, केवल हम यूनिट देखते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला। वी स्क्वायर चेक करना है, तो वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब एल टी LT minus 1 का होल होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? एल स्क्वायर टी माइनस टू। T minus. ठीक है। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? राइट हैंड साइड में यू स्क्वायर है, इसको भी चेक करो, ये भी तो एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर होगा। Yes, sir. तो ये भी बन जाएगा एल स्क्वायर टी L माइनस। square minus 2. और ये अगर इसके साथ जुड़ा है, इसका मतलब इसका भी वही आना चाहिए, तभी जुड़ा है, Yes, sir. अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। जरा टू ए एस का देखते हैं, तो टू को तो हम इग्नोर कर देंगे, केवल ए इंटू एस देखिए आप। LT minus 2 एल टी acceleration. माइनस टू एक्सेलरेशन हो गया, और ये क्या हुआ? एस। एस का क्या है? लेंथ, एल हो गया ना। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप चेक करो, देखो राइट हैंड साइड में भी देखो एल स्क्वायर टी माइनस टू है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या है? ये फार्मूला जो मेरा है वो डायमेंशनली करेक्ट है। सही है? ओके सर. सर बस जैसे ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, हाँ। तो सर लेफ्ट क्या आ गया हमारा कि एल स्क्वायर और t माइनस 2. सर बट राइट हैंड साइड में तो दो वैल्यूज हैं, और उन्हें अगर हम प्लस कर देंगे तो सर वो इससे ज्यादा नहीं बैठेगी. अच्छा एक बात बताओ, वही तो देखो यहाँ देखो 4 kg प्लस 3 kg, ठीक है? तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 7 kg, तो यूनिट तो kg ही रहेगा ना। यस सर. ये तो kg है ना, अगर इसको जोड़ोगे भी kg तो kg जुड़ के 2 kg थोड़ी ना हो जाएगा अलग से, नहीं सर. वो यूनिट तो kg में ही आएगा ना। Yes, बाय sir. 100 मीटर प्लस 100 मीटर, तो ये 100 जुड़कर 200 होता है ना इस मीटर। Yes, ये sir. तो यूनिट है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये Yes, sir, ठीक है. ये दोनों तो यूनिट है, जुड़कर तो एक ही यूनिट आएगा ना। इसको अगर जोड़ेंगे तो यूनिट तो केवल एक ही आएगा ना, एल स्क्वायर टी माइनस टू राइट हैंड साइड में, ओके सर. और लेफ्ट हैंड साइड में भी एल स्क्वायर टी माइनस टू ही आ रहा है। समझ गए आप? यस सर. हाँ, पक्की बात? यस सर. हाँ। चलो अब अगला देखो, अगला देखिए, अगला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस हाफ को तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं देखूंगा Yes, कि sir. यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ का यूनिट है, तो हम लेंथ Yes, sir. एल आ L. गया। अब राइट हैंड साइड चेक करो, राइट हैंड साइड में ये लेंथ और ये लेंथ आएगा, तभी तो बराबर लेंथ आएगा ना। यस ठीक है सर. ना मीटर। तो देखिए यूटी चेक करते हैं, यूटी LT माइनस तो ये हो 1. जाएगा एल टी माइनस वन, और इंटू टी कर देंगे तो देखो ये Yes, टी sir. टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या है? L हो जाएगा. एल आ जाएगा। चलो ये तो समझ में आ गया, इसका भी एल आना चाहिए। ए टी स्क्वायर Yes, है, sir. ए क्या होता है? एल टी माइनस टू, देखिए, और टी स्क्वायर और मतलब T2. टी टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन एल आ गया, है ना? तो यानी Yes, sir, कि equal to. एल इक्वल टू क्या है? एल प्लस एल ही तो है, समझ रहे हो? ये इसका Yes, sir. यूनिट है ना, यूनिट तो एल ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी यूनिट सेम है, इसका मतलब ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया? यस सर. हाँ, टीवी के पीछे। ठीक है, लिख लिया आपने? यस सर, लिख लिया. अब देखिए, अब एक डायमेंशनल फार्मूला आपको चेक करना है